बच्चों, मैं राघव कुमार आज आपके लिए सबसे बेहतर वीडियो लेकर के आया हूँ क्वाड्रेटियल का, जो कि ज्योमेट्री से आता है। ज्योमेट्री पता है कि 9th क्लास के बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री आपको शुरू तो 6th क्लास से ही हो जाता है, बल्कि 5th क्लास से ही हो जाता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन में हम लोग बहुत शांति से दो चीजों को पढ़ेंगे। पहला, एक 8.1 का एक क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है और एक मिड पॉइंट थ्योरम को लिया है, और ज्योमेट्री को आप कैसे बनाएं इसके बारे में भी हमने बात किया है। तो आप इस पूरी वीडियोज को ध्यान से देखना, और कोई दोस्त हो जिनको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती हो उनको भी बोलना कि वो लोग देखें। हमको डायगोनल हमें दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो इसमें हम जाएंगे इस पर, ठीक है, और डायगोनल इसके बना लेंगे। तो इसमें एक चीज तुम्हें याद रखना है कि यहां पर दिया हुआ है ओ, ठीक है। तुम्हें इसमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन जो होता है वो तुम्हारे पास क्या गिवन है, इसको याद रखना। दिया हुआ क्या है इसको याद रखना। पैरेललोग्राम का शर्त मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, याद होगा, कि उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और पैरेलल भी होते हैं, ये भी बताया था। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल दोनों ही होता है। इसके बाद तुम एक तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। एक तो ये भी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। ये हमारे पास गिवन है। हम दो ट्रायंगल चुनते हैं। अब देखो, एक ट्रायंगल जो चुनेंगे, एक होगा ए डी सी। कौन सा होगा, ट्रायंगल ए डी सी। और एक ट्रायंगल जो होगा वो होगा बी डी और सी। हम चुनेंगे एक दूसरा ट्रायंगल बी डी सी। हमने ये चुन लिया। इसके बाद इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करके दिखाते हैं, तो जिसमें हमको डीसी डीसी, देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से डीसी आ रहा है, और इस वाले भी ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, डीसी। तो हम लिख देंगे डीसी डीसी क्या है, इसमें कॉमन लिख दिया। इसमें डीसी डीसी जो था वो क्या था, कॉमन था, कॉमन था, इसको लिख दिया। जब डीसी डीसी को कॉमन लिख दिया, उसके बाद तुम देखो इस वाले ट्रायंगल में एक बार फिर से ये साइड आ रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में ये आ रहा है, यानी हम ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ए डी बराबर क्या, बी सी। ये हमारे पास गिवन था, देखो ऊपर में गिवन था ना, लिख दिया इसको, क्या लिख दिया, गिवन। एक चीज हमें दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल आर क्या दिया हुआ है, इक्वल। डायगोनल इक्वल दे रखा है, तो यानी हम ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी। क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी डी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये भी गिवन था। तुम देखो बाय एस एस एस, किससे, एस एस और एस, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, एडीसी, कॉन्ग्रुएंस हो गए कौन से ट्रायंगल के, बीडीसी के, बीडीसी के, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम ये अपने आप लिख सकते हैं कि एंगल ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल सीपीसीटी से क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लिख लेंगे, इसलिए एंगल एडीसी, एडीसी इक्वल हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, बीसीडी के। कौन से रूल से हो गया, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ये बराबर हो गया। खत्म नहीं हुआ। अब तुम जब ये तुम्हारे पास ये इक्वल हो गया, तो इसके बाद अब सिंपल सा तरीका करना है। हमें पता है कि ये और ये मिलाकर के कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है किसी भी पैरेललोग्राम में। जब तुम देखोगे एक पैरेललोग्राम बनाओगे और इसमें ये और ये एंगल का सम देखोगे कितना बनेगा, 180 बनता है। तो 180 डिग्री बनेगा, एडजेसेंट एंगल इसके आते हैं, इसलिए हम लिखेंगे एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू कितना लिख दिया, 180। हमें पता था कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। हमने यहाँ पे देख लिया ना, एडीसी और बीसीडी क्या है, इक्वल है। हमने एडीसी को एडीसी ही रहने दिया, और बीसीडी की जगह पे फिर से लिख दिया एडीसी। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों क्या था, इक्वल था। हमने 180 लिख दिया, ये दो बार आ गई, तो दो बार लिख दिया एडीसी इक्वल टू में कितना आ गया, 180। एडीसी में हमारे पास आ गया 180 अपॉन में 290। यानी हमें यह पता चल गया कि इस पैरेललोग्राम का एक एंगल कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसलिए इसके सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसलिए यह एक क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, लिखूंगा हेंस ABCD विल बी रेक्टेंगल। हिंदी में लिख लेना, ABCD एक आयत होगा, अतः ABCD एक आयत होगा। समझ आ गया सबको। तो क्वेश्चन में तुमको सबसे पहले देखना, मैंने क्या बताया, इस वाले में एक चीज तुम्हें सबसे ज्यादा लगेगा, वो होगा कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल को अगर तुम्हें अच्छे से आ गया है
कौन कौन सा रूल होता है उसमें? SSS, AAS, SAS और कौन सा होता है? RHS। अगर ये चारों रूल तुम्हें अच्छे से आ गया है तो तुम पक्का पक्का पूरा नंबर लेकर के आओगे, 100% है। तो देखो चैप्टर 7 में भी वही रूल लग रहा था, चैप्टर 8 के पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसमें भी यही रूल लगेगा। तुम्हें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं सिखाऊंगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है उसको देखो। तुम्हें यह कह रहा है कि चाहे कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, ट्रायंगल में तुम्हें पता है कि 3 साइड होते हैं, सबको पता है ना? ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। 3 साइड में अगर हमें यह पता चल जाए कि AB का मिड पॉइंट P है, मिड पॉइंट मतलब बीच का, और AC का मिड पॉइंट Q है, बस इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला दिया, ये कह रहा है कि जैसे हम इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तीसरी भुजा के वो समांतर हो जाएगा। अगर हमने 2 साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया, वो तीसरी साइड के क्या हो जाता है? पैरेलल। और दूसरा चीज हमको क्या मिलता है कि यही वाला जो लाइन है ये आधा हो जाता है, किसका? थर्ड साइड का, BC का क्या हो जाता है? हाफ। समझ गया? यानी अगर तुम्हें ये 8 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। कितने का हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। ये रूल हमको मिड पॉइंट थ्योरम से मिलता है। तो 2 चीजें मिला मिड पॉइंट थ्योरम से, क्या क्या? पहला, अगर हम मिड पॉइंट को मिला दिए तो वो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, तीसरी लाइन के, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? आधा भी हो जाएगा तीसरी साइड के। समझ आ गया यहां तक सबको? क्लियर है? ठीक है। इंपोर्टेंट, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब जैसा कि क्वेश्चन में तुम देख रहे हो, तुम्हें मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट हमें एक चीज जो गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। गिवन को, गिवन हमारे पास क्या है? PQRS इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है किन के हैं इसको भी देख लेना। किसका किसका है? AB का P है, BC का Q है, DC का R है, और AD का कौन सा है? S है। ये सारे क्या है? मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट तुम्हें दे दिया, अब हमको ये सब प्रूव करना है। देखो SR पैरेलल AC, सिंपल सा चीज है, एक भी स्टेप नहीं करना। हमको क्या करना? देखो हम एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? DAC। देखो DAC एक ट्रायंगल ले लिया, ध्यान से देखते चले सब लोग, बाद में उतार लेना। DAC लिख लिया। DAC ट्रायंगल में तुम एक चीज देखो, मिड पॉइंट को एक लाइन मिला रही है, ये मिड पॉइंट को एक लाइन कौन सा लाइन मिला रही है? SR। तो तुम्हें पता है कि जो लाइन मिड पॉइंट को मिलाती है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, होती है। तो इसलिए SR को क्या लिख सकते हैं हम? पैरेलल होगा किसके? AC का होगा। और SR को हम पैरेलल लिख सकते हैं ना, AC का होगा। और ये भी लिख सकते हैं कि SR जो होगा हाफ भी होगा किसका? AC का। AC का क्या होगा? ये हाफ भी होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार जो भी लाइन पैरेलल होती है इनके, वो क्या हो जाएगी? हाफ भी हो जाएगी उसका। तो इसका इक्वेशन 1 बना दिया, और ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रूफ भी हो गया। देखो पहले क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था? SR पैरेलल AC। सेकंड में हम जाएंगे तो सेकंड में हम ये लिख सकते हैं, जिस तरह से, देखो ध्यान से सब लोग, जिस तरह से इसको हमने दिखाया SR हाफ है AC का, इसी तरह से हम ये भी दिखा सकते हैं PQ जो होगा हाफ होगा किसका? AC का। उसमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ABC। तो लिख लेंगे ट्रायंगल ABC में PQ जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा AC का, और PQ हाफ भी हो जाएगा किसका? AC का। तुमने इक्वेशन 2 बना दिया। दोनों इक्वेशन में तुम एक चीज देख लो कि हाफ AC बराबर आ रहा है, लिख, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा? SR इक्वल हो जाएगा किसके? PQ के। SR इक्वल किसके हो गया? PQ के हो गया। हो गया। तो तीसरा देखो, ये पहला ये सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया हमारा। क्या प्रूफ करना था? PQ इक्वल टू SR। तो हो गया यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तीसरा में हमको करना है कि PQRS पैरेललोग्राम होगा। इसके लिए हमको सिंपल सा, अगर मान लो कि एक डायगोनल यहां से ड्रॉ कर ले, तो तुम ये ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम प्रूव कर सकते हैं ना कि PS जो होगा वो हाफ होगा किसके? BD के। और इस वाले ट्रायंगल में भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि RQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा या फिर हाफ होगा किसके? BD के। तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यही लिखना है सिमिलरली, ठीक है। यानी सिमिलरली मतलब होता है हिंदी में इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। त्रिभुज कौन कौन सा हो गया? त्रिभुज नहीं, यानी हम ये दिखा दिए कि PQ पैरेलल था SR के, अब PS भी हो जाएगा किसके? RQ के हो जाएगा। इसलिए लास्ट में लिख देंगे PQRS जो हो गया वो कौन सा हो गया?
PQRS पैरेललोग्राम हो गया, इज पैरेललोग्राम, क्योंकि उनकी अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल भी हो गई पैरेलल। तो बस हो गया, यही प्रूफ करना था तुम्हें। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भारी नहीं था, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो 9th क्लास में तुम्हारे पास दी हुई है, 9th क्लास में ज्योमेट्री सबसे अच्छा दे रखा है। इसके बाद ना तुम 10th क्लास में पढ़ोगे उतने अच्छे से ज्योमेट्री जितना कि तुम 9th क्लास में भी पढ़ रहे हो, समझ गए। और 9th क्लास का ज्योमेट्री अगर सीख लिया ना तो तुम्हें बहुत सारे क्लासों में काम आने वाला ये चीजें। इसका जब तक यूज नहीं करता हूँ ना फिर मन शांत नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जैसे कि छुट्टी मारने वाले बच्चे, डी गैंग में शामिल होने वाले बच्चे, ठीक है। डी गैंग मतलब पता ही होगा ना, फुल फॉर्म, 2 फुल फॉर्म है इसका। हाँ, एक तो डेंजरस गैंग हो गया, क्योंकि ज्योमेट्री में मुझे लगता है कि ज्यादातर 9th 8th के बच्चे परेशान होकर के मैथ ही नहीं बनाते। खास करके ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हुई, सोचते मेरा मैथ ही प्रॉब्लम है, मैथ में बनाऊंगा ही कि नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जब भी आएगा कोई ट्रायंगल दे दिया, एंगल फाइंड करने वाले बच्चे आराम से बैठ जाते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो 2-3 तरीके से अगर चाहो तो, मैं बता रहा हूं, उसको एक बार ध्यान से सुन लेना। हो गया, ये सबका हो गया। ध्यान से सुन लो ज्योमेट्री को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला टिप्स है कि पहले फिगर को समझना पड़ता है, समझ गया। पहला टिप्स में हम किसको समझ सकते हैं, फिगर को। फिगर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं फिगर देखते ही भाग जाते हैं उससे। फिगर देखते ही भागेंगे तो फिर कभी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं बन सकते। फिगर को देखो कि वो है क्या, तुम ना उसको ऐसे करके मान सकते हो जैसे कि मान लो वो कोई ईंट है या फिर कोई घर है। इस तरह से शेप को तुम अपने आप में इमेजिन करो तो तुम्हें समझ में आएगी। अगर तुम्हें कोई फिगर दे रखा है, अब जैसे तुम्हें देखो एक फिगर तुम्हें ट्रायंगल का दे दिया, सिंपल सा। अब इसी में तुम्हें एक ट्रायंगल और साथ में एक और ट्रायंगल लगा दिया, 3D फिगर बन गई। अब ये तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है, बल्कि ये नहीं लग रहा है। अब ये देखते ही अगर क्वेश्चन दे दे तो पक्का ही भागेंगे बच्चे, यही से इश्यू आती है। तो इसको तुम्हें क्या करना है, अच्छे से देखना कि ये फिगर कैसा हो सकता है जो हमारे आसपास में लाइज करता है। तो पहला तो तुम्हारा आधा क्वेश्चन इसी से समझ में आ जाएगा कि फिगर को तुमने अच्छे से क्या किया, समझ लिया। दूसरा चीज ये कि गिवन जो दे रखा है उसको खोजना, गिवन डाटा को क्या करना, खोजना, गिवन डाटा को खोजना, ये काम करना है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे अब तुम ये देखोगे एक फिगर दे रखा है, अब ये ट्रायंगल तुम्हें दे दिया लेकर के। अब इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या सब दे, मान लो को कुछ नहीं तुम्हें अगर दिया है तो सबसे सिंपल सा चीज तुम्हें ये तो दिया है ना, AB BC और AC क्या है, इसके साइड है, ये दिया है। और क्या दिया है, एंगल A एंगल B एंगल C, ये तीनों कोण है। इतना तो दे रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा है। तो सबसे सेकंड नंबर पे क्या करना है, इसको गिवन डाटा को खोजना कि तुम्हारे पास दिया क्या है। तीसरा चीज ये, अगर उसमें कुछ सिमिलैरिटी तुम्हें दे रखी है, जैसे तुम्हें ट्रायंगल तो दिया लेकिन साथ में तुम्हें कह दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तब तुम क्या करोगे, समद्विबाहु त्रिभुज में तुम उसको ये देख लोगे समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों बराबर, इक्विलैटरल मतलब ये तीनों बराबर। तो इससे तुम्हें और भी कुछ डाटा क्या हुआ, हिंट मिल गया, ठीक है। तो दूसरा काम में तुम फिगर को समझ करके उसमें गिवन डाटा को खोजना। तीसरा क्या उसमें प्रूफ करना है, तीसरे पार्ट में हम ये करेंगे प्रूफ करने का सिचुएशन। प्रूफ क्या करना है इसको देखना। तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में तुम्हें जैसे एक ट्रायंगल दे दिया और तुम्हें सिंपल सा हर एक क्वेश्चन में एक चीज क्लियर रहता है कि प्रूफ तुमको क्या करना है। तुम अगर मान लो कोई क्वेश्चन 4 नंबर का ज्योमेट्री का कर रहे हो, उसमें तुमने क्या किया, फिगर को समझ लिया, गिवन को लिख लिया, प्रूफ क्या करना है उसको लिख लिया, तो तुम्हें 4 में से 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। स्कूल में 4 स्टेप होते हैं एक क्वेश्चन को करने का। पहला होता है गिवन लिखना, फिर दूसरा होता है उसका प्रूफ करना, प्रूफ नहीं फिगर बनाना, या फिर फिगर दे भी रखा है तो उसको देख करके ही तुम बना दो। तीसरा होता है कि उसका स्टेप लिख लो, और चौथा होता है प्रूफ। प्रूफ मतलब होता है हिंदी में प्रमाण, कि इसका प्रमाण दो कि ये ठीक है। और तीसरे स्टेप में, स्टेप लिखने में कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हो, रचना करना। ये अगर तुमने इसमें से गिवन लिख दिया, प्रूफ लिख दिया और कंस्ट्रक्शन कर लिया तो 4 का अगर क्वेश्चन पूछा है तुम्हें 3 नंबर तक दे देगा। प्रमाण अगर नहीं भी लिखोगे तब भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से इस स्टेप पे हम जाते ही नहीं। हम सिंपल सा क्वेश्चन देखा कि ट्रायंगल, अब चलो छोड़ो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ गया, ये बड़ी इश्यू आती है बच्चों में, तो तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन को करना है। और रही बात ज्योमेट्री के क्वेश्चन को हम अच्छे से कब कर सकते हैं,
जब तुम्हें एक चीज हो जाए कि तुमने ट्रायंगल से शुरू किया तो जरूर फिक्स है, तुम ऐसा भी कंडीशन आएगा कि तुम आराम से क्यूब वाले क्वेश्चन भी करोगे। तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अभी तुमने देखो कितना खतरनाक फिगर लग रहा था, ये लग रहा था ना जो क्वेश्चन अभी तुमने किया, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हमने कर लिया। मिड पॉइंट थ्योरम था, जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम नाम लिया, कल की क्लास में भी मैं बता रहा हूं, जब मैंने नाम लिया कि मिड पॉइंट थ्योरम अब पढ़ाऊंगा, सारे बच्चे भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, यानी ये और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन है इसके पीछे क्या, बहुत छोटी सी चीज है, समझ गए। 10th क्लास में जाओगे तो थेल्स थ्योरम आती, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बहुत आसान, और हर साल 4 मार्क्स में पूछता है। अब बच्चे क्या करते हैं, छोड़ करके आते हैं। रटवा देता हूं, पूरा पूरा रट लो कि यही कंडीशन आएगा, अच्छे से आ जाए, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं। उसका मुख्य वजह क्या होता है, ज्योमेट्री में उनका इंटरेस्ट नहीं होना। समझ आ गया। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ज्योमेट्री में बन रहा है तो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो। इतने सारे लोग बैठो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो ज्योमेट्री से रिलेटेड, मतलब कोई इश्यू आती हो तो पूछ सकते हो। मैं ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से तुम समझ करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखो कैसे, तुम्हें ट्रायंगल दिया, और ट्रायंगल में अगर तुम्हें ये दे दे तो गिवन में ही लिखेगा, जब सही लिखेगा तब तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम्हें प्रूफ करने के लिए दे कि तुम्हें एडी प्रूफ करना है कि इसका मीडियन होगा, और तुमने इस एडी के बदले तुमने बनाया बीडी, तो कहां से तुम्हें देगा, तुम्हें गिवन को सही तरीके से लिखना पड़ेगा। और 9th क्लास में करते क्या है, 11th क्लास में क्या करते हैं, उनको ये दिखाना पड़ता है कि अगले साल के लिए मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ 10th क्लास के लिए, इसके लिए भी वो कुछ कुछ स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। और जब स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है उस समय में तुम्हें बहुत सारे मार्क्स काटे जाते हैं। 9th क्लास में नंबर S7 में हर बार करता है, और मैंने पहले ही तुम्हें अनाउंस करके बोला था तुम्हें कितना तक नंबर आ सकता है, ये मुझे पता था, क्योंकि मार्क्स जो है वो तुम्हें ज्यादा देंगे ही नहीं 9th क्लास में लेकर के। 9th क्लास में उतना ही नंबर लेकर के देता है कि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आए कि अभी और भी तैयारी करना है, और भी करना है। और 10th क्लास में अभी तुम देखो, अभी की बात कर रहा हूँ, जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, 8 ऐसे बच्चे हैं, 9 ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने क्लास में टॉप किए, और उनका नंबर जो है 75 से ऊपर है, 80 में से। तुम पूछ सकते हो जाकर के बच्चों से जो 10th क्लास में मेरे पास पढ़, 75 से ऊपर नंबर है, 80 में से मैथ में। तो ये नंबर आते हैं वो उस, अब भी कौन सा चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है इनका, अब इसके बाद सीधा बोर्ड का है। अब इनके पास कॉन्फिडेंस आ गया। मैं जो टेस्ट लेता हूँ उसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 75 से ऊपर नंबर लाते हैं, और मैं तुम्हारी क्लास में बताता रहता हूँ। इसका परिणाम क्या होता है, जब तुम अभी तैयारी कर रहे हो, तैयार होते होते तुम्हें अगले साल अक्टूबर तक पहुंच जाओगे। अक्टूबर तक पहुंचोगे तो उस समय में तुम्हारी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी, जहां से तुम कोई भी एग्जाम दोगे तो तुम्हें नंबर जो होगा इतना आएगा। लेकिन सभी बच्चों को नहीं आते। मैंने जो आंकड़े, इन चीजों को ध्यान पे रखते हुए चलेगा, अगर जितनी चीजें कह रहा हूं अगर उतनी चीजों को फॉलो अप करता चला गया तो अगले साल सिचुएशन ऐसा ही होगा कि मैं टेस्ट लूं या तुम्हारे स्कूल में ले, तुम्हें 75 से ऊपर नंबर पक्का आएगा। और ये मैं गारंटी लिख करके दे सकता हूं अगर बात को फॉलो करते हुए चला गया तो। समझ गए। ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सबसे पहले क्या क्या करना है, पहला स्टेप फिगर को समझना है, दूसरा क्या करना है, गिवन लिखना है, तीसरे में क्या करना, जो तुम्हें प्रूफ करना हो उसको लिख देना। ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन हो पा रही है, कंस्ट्रक्शन अगर हो पा रही है तो कंस्ट्रक्शन कर देना, लास्ट में उसके प्रूफ पे पहुंचना। जब तुम 3 स्टेप कर लोगे ना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि अब इसका क्या रास्ता है प्रूफ करने का, रास्ता खुद ही पता चल जाएगा। चौथा स्टेप अपने आप से तुम सही कर लोगे। समझ आ गया सबको। तो ज्योमेट्री यही कंडीशन करते हैं। अभी तुम्हें एक चैप्टर और पढ़ाना है मुझे, सर्कल का। सर्कल में मैंने सिर्फ अभी तक थ्योरी तुम्हें पढ़ाया, अब तुम्हें बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा। बुक के कुछ क्वेश्चन ऐसे 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे और कई बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें थ्योरी में एक क्वेश्चन पढ़ाया होगा, याद होगा, ये वाला पढ़ाया हो ना, कि सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, और ये मैंने जानबूझ करके तुम्हें करवाया कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। और ये मैं अभी फिर से एक बार कल से करवाना स्टार्ट करूंगा। समझ आ गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है पूछो। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज वही लिखा जाता है जो तुमने देख रहे हो। जो अगर तुम्हें यहाँ पर ए बी दिख रहा है तो ए बी इज कोड लिख दिया लैंग्वेज। इसमें तो कोई लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम ही नहीं है। लैंग्वेज ज्योमेट्री में सबसे आसान होती है, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है सामने में उस वही तुम लैंग्वेज बना करके लिखो। समझ गया। तुम अगर ये 2 ट्रायंगल ले रहे हो, यानी ये अगर 2 ट्रायंगल ले रहे हो तो इस दोनों ट्रायंगल को क्या लिखोगे, लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB एंड क्या लिखेंगे COD, यही लिखेंगे। लैंग्वेज यही है इसका, इसमें कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है कि माना कि X श्याम है Y राम है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है।
इसमें सिंपल सा लैंग्वेज वही है जो तुम्हें दिख रहा है सामने, समझ गया। प्रॉब्लम ज्योमेट्री में यही है, मैंने क्या कहा, लास्ट साल है तुम्हारा ज्योमेट्री का, इसके बाद ज्योमेट्री लगभग खत्म। 10th क्लास में एक ही चैप्टर में तुम्हें ज्योमेट्री आएगा, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, वो भी थोड़ा ही काट दिया पूरा सिलेबस को। मुझे लगता है ऐसा चांस है कि नेक्स्ट ईयर ज्योमेट्री लगभग 9th क्लास से भी गायब कर दे, और 9th क्लास में मुझे लगता है ट्रिगोनोमेट्री भी जैसे चैप्टर को लेकर के आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री को, जो मैं तुम्हें अगले साल 10th में पढ़ाऊंगा, समझ गया। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए पूरे लास्ट तक, और आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो को भेजें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।